आज हम देखने वाले हैं शिक्षण विद्या। और शिक्षण विद्या इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है वो हम देखने वाले हैं हिंदी की। आप सभी को पता है कि टीचिंग मेथड कितनी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के नजरिए से, और काफी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर भी होने वाले हैं। हमने यहाँ पे टीचिंग मेथड का फर्स्ट पार्ट बनाया है जो हिंदी का होने वाला है, और हिंदी की सभी शिक्षण विद्या हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जब हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं या टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? भाषा की बात कर रहे हैं। और देखिए, लैंग्वेज एक प्रकार की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स रहती है हमारे यहाँ पे। यदि हम भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहेगा कि हम लैंग्वेज को किस तरीके से देखेंगे। जब शिक्षण विधियों की बात की ही जाती है तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखने वाले हैं भाषा कि भाषा होती क्या है। अब देखो, जब भाषा की बात की जाती है तो भाषा के बारे में जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। तो जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी बात यहाँ तक कैसे पहुंच रही है या इसकी बात यहाँ पर कैसे पहुंच रही है, तो वो आप देख सकते हो कि जब एक माध्यम से, ये हमारा एक माध्यम हो गया और ये हमारा दूसरा माध्यम हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जब एक माध्यम कौन सा? एक माध्यम मैंने बताया कि ये हमारा एक माध्यम हो गया, ये हमारा दूसरा माध्यम हो गया। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपने विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान। अपने विचारों का पे क्या हो रहा है? आदान प्रदान। वही क्या होती है? भाषा होती है। एक बेसिक सा ओवरव्यू दे। और भाषा कई प्रकार की हो सकती है। भाषाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो भाषा के अंदर हम कई प्रकार के थिंग्स देखते हैं कि भाषा एक्चुअल में कितने तरीके से बोली जाती है, किस तरीके से व्यक्त की जाती है। और हमने देखा कि भाषा एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हो कि भाषा शब्द मूलतः कहाँ से आया था? तो भाषा शब्द मूलतः संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाषा शब्द आया कहाँ से। तो भाषा शब्द जो आया था वो संस्कृत की जो भाष धातु है वहां से बना है। तो आपको एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो जाता है कि भाषा शब्द आया कहाँ से, तो आप बोल सकते हो भाष धातु से। अब बात करते हैं भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, भाष का मतलब ही होता है कहना या बोलना। भाष का मतलब ही क्या होता है? कहना या बोलना। जब आप किसी से बात करते हो या बोलते हो तो भाष का मतलब ही, शाब्दिक अर्थ ही ये है कि किसी को कहना या बोलना। अब देखो, एक मैंने आपको बताया था कि जिसके माध्यम से विचारों का क्या किया जाता है? आदान प्रदान। आदान प्रदान यानी कि संप्रेषण। एक बार पूछा था कि संप्रेषण का साधन क्या है, तो संप्रेषण का साधन क्या है? भाषा। भाषा ही कहलाती है। यही एक साधन है। साधन मतलब आपकी विचारों को इधर से उधर पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? साधन कर रहा है। तो आपको ये समझ में आया कि संप्रेषण का मतलब ये होता है कि अपने विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो संप्रेषण के बारे में भी पूछ सकते हैं, और ज्यादातर इसी वर्ड का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, संप्रेषण। बात करते हैं भाषा क्या है। तो देखिए, हमने यहाँ पे देखा है क्वेश्चन, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा क्या है। कभी आपको पूछा है, एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर ये पूछा गया था कि भाषा क्या है। तो देखिए, ऑप्शन में दे रखे थे साधन, एक दे रखा था साध्य, तीसरे ऑप्शन में दे रखा था दोनों है, और चौथे ऑप्शन में दे रखा था कोई नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि संप्रेषण करने के लिए साधन ही क्या होता है? भाषा होता है। जब आपको विचारों का आदान प्रदान करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? साधन की पड़ती है। और साधन क्या होता है? भाषा ही कहलाती है। अब साधन क्या करता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो उत्तर तो होने वाला है वो यहाँ पे साधन होने वाला है, न कि साध्य। साध्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। अब देखो, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हम भाषा नहीं बोल रहे, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा बोल रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भाषा के दो रूप। भाषा के कितने रूप है? तो भाषा के दो रूप होते हैं। एक तो होता है मौखिक और एक होता है लिखित। हम यहाँ पे भाषा के दो रूप देखने वाले, एक देखने वाले मौखिक और एक देखने वाले लिखित। अब देखो, मौखिक को शाब्दिक भी बोला जाता है और लिखित को अशाब्दिक भी बोला जाता है। अब देखो, मौखिक के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो मौखिक के अंदर हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन लिखित के अंदर क्या कर सकते हैं? तो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे लिखना हुआ, पढ़ना हुआ, ये किसके भाग हो गए? लिखित के हो गए। इसी की तरह मौखिक के कौन से हो गए? तो सुनना बोलना, ये मौखिक के हो गए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा के दो प्रकार हो गए। अब बात करते हैं भाषा के विकास क्रम। इस प्रकार से यदि बात करें तो भाषा का एक विकास क्रम बन जाता है। जैसे कि क्या बन गया? तो जैसे आपने देखा कि सबसे पहले आपने सुनना सीखा, फिर आपने क्या सीखा? तो फिर आपने यहाँ पे बोलना सीखा। बोलना सीखने के बाद आपने यहाँ पे क्या सीखा? तो आपने यहाँ पे सीखा पढ़ना सीखा। और पढ़ना सीखने के बाद आपने क्या सीखा? तो लिखना सीखा।
यानी आपने देखा होगा कि यदि आपने पढ़ा होगा तो LSRW है ना, लिसनिंग, फिर उसके बाद स्पीकिंग, रीडिंग और फिर राइटिंग। तो इस तरीके से भाषा के विकास क्रम के कितने हो गए, 4 प्रकार हो गए। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब बात करते हैं आगे। आगे जब हम चलते हैं तो देखिए भाषा जब विकास होता गया, आपने देखा कि भाषा में जब विकास का क्रम बढ़ता गया तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत रखे, और उसी मनोवैज्ञानिक में जो जो मत रखे हैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको बताऊं तो शुभोपली क्या है, शुभोपली क्या है और शुभोलेप क्या है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी यदि LSRW की बात की जाए, क्या की जाए, LSRW की बात की जाए, तो उस समय आपको याद रखना है ये क्या है, शुभोपली है। मतलब भाषा का मनोवैज्ञानिक विकास क्रम क्या है। कभी कभी बोलते हैं कि भाषा का मनोवैज्ञानिक विकास क्रम क्या है, तो देखिए यहाँ पे भाषा का मनोवैज्ञानिक विकास क्रम क्या है, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो यदि हम बात करते हैं कि LSRW तो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि LSRW की जब बात की जा रही है तब तो ये शुभोपली बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शुभोपली। यानी कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार यदि बात करें, मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार यदि बात करें तो भाषा का विकास क्रम शुभोलिप है। क्या है, शुभोलिप है। जब इसकी बात नहीं की गई है, शुभोलिप की बात नहीं की गई है। शुभोलिप की बात कैसे, जैसे कि देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका कोई बात नहीं की गई है। तो जब इसकी बात नहीं की जाती है तो ये मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है कि ये शुभोपली बन जाती है। और जब इसकी बात की जाती है, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसकी बात की जाती है तो ये शुभोलिप हो जाते हैं। तो देखिए शुभोलिप और शुभोपली में दोनों में काफी फर्क है। यदि किसी का नाम नहीं आए तो वो शुभोपली है, और यदि किसी का नाम आता है तो वो हमें क्या है, शुभोलिप है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का विकास क्रम क्या है, शुभोलिप है। ठीक है। और यदि शुभोलिपि का नाम, मारिया मॉन्टेसरी का भी नाम नहीं ले रहे या किसी के बारे में नहीं बता रहे तो वो शुभोपली हो जाएगा। बात करते हैं परिभाषा। कुछ परिभाषाएं दी गई थी मत के अनुसार। तो पहली परिभाषा यहाँ पे देखते हैं सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार देखते हैं। तो देखिए सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि भाषा के आविर्भाव, भाषा के आविर्भाव ने इस संसार को गूंगे लोगों की विराट बस्ती होने से बचा दिया। कहने का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि यदि भाषा का विकास नहीं होता, आविर्भाव का मतलब होता है विकास, यदि भाषा का विकास नहीं होता तो ये संसार क्या होता, गूंगा होता। इनके कहने का मतलब है कि भाषा का विकास नहीं होता तो ये संसार क्या होता, गूंगा होता। और यदि संसार गूंगा होता तो आप भी देख सकते हो कि यदि भाषा का विकास नहीं होता और नहीं भी हो तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये संसार गूंगा हो जाएगा। यानी कि सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार कहना है कि यदि भाषा का विकास हुआ है तो लोगों के अंदर क्या हुआ है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने की शक्ति प्रदान हुई अपनी, और इस संसार को गूंगे होने से क्या कर दिया, बचा लिया, और लोगों की विराट बस्ती होने से भी बचा लिया। अब इस तरीके से सीताराम चतुर्वेदी ने अपना मत रखा था। तो यह उम्मीद है आपको समझ में आया कि आविर्भाव का मतलब होता है विकास। ठीक है। तो भाषा का जिस तरीके से विकास हुआ तो इस संसार को गूंगे लोगों की विराट बस्ती होने से बचा लिया। अब बात करते हैं गांधी के अनुसार। जब बात आती है गांधी जी की तो गांधी के अनुसार बात करते हैं। तो इन्होंने कहा था कि बालक के लिए मातृभाषा उतनी ही जरूरी जितना कि छोटे शिशु के लिए माँ का दूध। यानी कि कहने का मतलब ये था कि बालक के पास क्या होनी चाहिए, उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने विचारों का आदान प्रदान स्वतंत्र रूप से कर सके। और उतना ही जरूरी है, इसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि छोटे शिशु के लिए जैसे माँ का दूध होता है। तो गांधी जी के अनुसार यह कहना है कि बालक को अपनी मातृभाषा पकड़ के रखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और मातृभाषा के अंदर वह स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर सकता है। तो यह मत जो दिया गया था ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था, गांधी के अनुसार था। बात करते हैं ब्लॉक एवं ट्रैगर के अनुसार। अब बात करते हैं ब्लॉक एवं ट्रैगर ने अनुसार क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि भाषा जो है वो मौखिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है। भाषा जो है वो क्या है, मौखिक मतलब आपको पता है ना, मौखिक प्रतीकों की एक क्या है, व्यवस्था है, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा उस समुदाय के लोग विचार विनिमय करते हैं। यदि मान लो हमारे पास कोई मौखिक प्रवृत्ति या भाषा ही नहीं होती तो वो समुदाय ही नहीं होता, ये समुदाय भी नहीं
होता। कहने का मतलब यह है कि भाषा एक मौखिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके कारण ही क्या कर पा रहे हैं लोग, अपने विचारों का विनिमय कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, आदान प्रदान कर पा रहे हैं। तो ये ब्लॉक एवं ट्रैकर के अनुसार कहा गया था। अब बात करते हैं आगे। जैसे कि आपको पता है कि जैसे क कैसे लिखा, इसका प्रतीक बन गया। हमने देखा भाषा के अंदर ख ग इनको अलग अलग प्रतीक के रूप दे दिए गए और हम आज के रूप में इसका यूज करके हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में बातचीत करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आगे आए बाबूराम सक्सेना के अनुसार। बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं यहाँ पे, तो देखिए देखते हैं। भाषा जो है जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं वह भाषा होती है। इनका कहने का मतलब है कि किस तरीके से भाषा का उच्चारण करते हैं लोग, भाषा मनुष्य द्वारा परस्पर क्या करते हैं, अपने विचारों का विनिमय करते हैं, विचारों को मतलब आदान प्रदान करते हैं, वही क्या है, भाषा है। ये किसने कहा, बाबूराम सक्सेना ने। इन्होंने कहा था ध्वनि चिन्हों के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाषा एक साधन है। मैंने आपको बताया था कि अपने विचारों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, साधन की। और भाषा ही क्या है, वो साधन है जिसके द्वारा अपने विचार दूसरों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, और दूसरों के विचार कहाँ तक आते हैं, हमारे तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से कामता प्रसाद ने कहा, गुरु ने कहा था कि भाषा क्या है, एक साधन है जिसमें हम अपने विचार उस तक पहुंचाते हैं और उनके विचार हम तक आते हैं। फिर बात करते हैं एनी बिसेंट के अनुसार। एनी बिसेंट ने क्या कहा, एनी बिसेंट ने कहा कि मातृभाषा के अभाव में भारत असभ्य देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यदि आज हम अपनी मातृभाषा मतलब हिंदी या इसकी मान लो हिंदी आप नहीं बोल रहे हो और आप अंग्रेजी का ही यूज करते जा रहे हो, तो ये अभाव हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, असभ्य देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। यानी कि अंग्रेज लोगों की यहाँ पे मान लो हम इंग्लिश धड़ाधड़ चल रही और हिंदी को भूलते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो एनी बिसेंट के अनुसार उनका कहना था कि मातृभाषा का अभाव नहीं होना चाहिए। बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार। उन्होंने कहा था कि भाषा संचार का नादमय है, मतलब गूंज, एक गूंज के साथ भाषा का उच्चारण करना स्वरूप है और हृदय यंत्रों की झंकार है। यानी कि भाषा जब निकलनी चाहिए तो हृदय से गूंज होते हुए बाहर आनी चाहिए। ये किसने कहा, ये सुमित्रा नंदन ने कहा। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा कि भाषा संसार का नादमय यानी गूंज स्वरूप है जो हृदय यंत्रों की झंकार से। तो इस तरीके से सुमित्रा नंदन ने यह पत्र रखा था। अब बात करते हैं आचार्य दंडी के अनुसार। तो आचार्य दंडी क्या कहते हैं, तो काव्यादर्श के अनुसार हम देखते हैं। काव्यादर्श के बारे में पहले पूछा भी गया था इसके बारे में, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि आचार्य दंडी यानी कि काव्यादर्श के नाम से भी कभी पूछ लेते हैं कि काव्यादर्श क्या है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तीनों लोग अंधकार में हो जाते यदि भाषा का क्या होता, आविर्भाव नहीं होता। आविर्भाव मतलब विकास नहीं होता, यानी तीनों लोग क्या हो जाते, अंधकार में हो जाते। मतलब हमारा संसार कैसा हो जाता, अंधकार में हो जाता। क्यों, क्योंकि जो भाषा का क्या नहीं होता, आविर्भाव मतलब विकास नहीं होता। तो ये आचार्य दंडी ने यहाँ पे कहा था। और ये हमारा शिक्षण विधि का टीचिंग मेथड का पहला जो चैप्टर होना था वो यहाँ पे हो गया है। इसी तरीके से आगे एक और चैप्टर हम लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।